Hi guys, welcome to EduTap and also welcome to फटाफट series once again. So we have been discussing the Social Security Act, right? जहां पर हमने डिस्कस कर लिया था Employees Compensation Act और आज हम डिस्कस करने वाले हैं Employees State Insurance Act 1948. Guys, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है. This we have told you multiple times कि आपको ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से कवर करनी है. इनमें से PYQ भी हम सॉल्व करवा रहे हैं और जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो हम सारे यहाँ पे कवर कर रहे हैं, राइट? तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इन सेशंस को अटेंड करना है और बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है इन सारे ही क्वेश्चन के जो हम यहाँ पे आपको करवा रहे हैं, राइट? सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948. तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं. बट स्टार्ट करने से पहले गाइस, इफ आई टॉक अबाउट ईओ एंड एओ रिजल्ट ऑफ 2021, सो दैट ईयर हमने सिलेक्शन दिया था 116 कैंडिडेट्स का, राइट? तो गाइस सेम चीज के लिए हम रेडी हैं इस बार भी, बोथ एपीएफसी और ईओ एंड एओ एग्जामिनेशन की के लिए, राइट? तो अब आपको क्या करना है, आपको अपने पार्ट पर रेडी रहना है और आपको लग कर प्रिपरेशन करना है और सिलेक्शन आपको डेफिनेटली लेना है इस साल, राइट? चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं. होमवर्क क्वेश्चन फ्रॉम एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 से, ठीक है? तो हमने डिस्कस किया था लास्ट में एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923, वहां पे लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन भी था. उस होमवर्क क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, दैट वी आर गोइंग टू सी. सो द क्वेश्चन वाज, एज पर द एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923, इन केस वेयर द एम्प्लॉयर डज नॉट एक्सेप्ट द लायबिलिटी फॉर कॉम्पेंसेशन टू द एक्सटेंट क्लेम्ड, ही शैल बी बाउंड टू मेक प्रोविजनल पेमेंट बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, तो ऐसा क्या हो रहा है, हमने डिस्कस किया था कि एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्ट में सपोज अगर जो एम्प्लॉयर है वो कॉम्पेंसेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उस एक्सटेंट तक जिस एक्सटेंट तक एम्प्लॉय द्वारा क्लेम किया जा रहा है, ठीक है? अगर यहाँ पे एम्प्लॉय ने बोला कि मेरा जो क्लेम है वो 1 लाख का है, बट यहाँ पे एम्प्लॉयर जो बोल रहा है वो बोल रहा है नहीं, ये आपका 1 लाख नहीं, आपका 80,000 ही है. तो इस केस में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्यूट आ गया, राइट? तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो प्रोविजनल पेमेंट होगा वो कितना होगा, 80,000 होगा. 80,000 जितना एम्प्लॉयर एक्सेप्ट कर रहा है कि इतना क्लेम तो आपका बनता ही है, तो उतना पेमेंट तो प्रोविजनली करेगा. उसके बाद भी सारी चीजें होंगी, वापस से सब कुछ देखा जाएगा कि एक्चुअल में वो उतना पेमेंट बन रहा है या नहीं बन रहा है. और अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो उस केस में फिर जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा वो भी पे करना पड़ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे यही क्वेश्चन है कि किस एक्सटेंट तक ही शैल बी बाउंड टू मेक प्रोविजनल पेमेंट बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन. योर ऑप्शंस आर ऑन द कमिश्नर डिस्क्रिप्शन, ऑन वन मंथ वेज ऑफ द एम्प्लॉयड पर्सन, ऑन 2 months वेज ऑफ द एम्प्लॉयड पर्सन और ऑन द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी विच ही एक्सेप्ट. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि ऑन द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी विच ही एक्सेप्ट. ठीक है, जो लायबिलिटी वो खुद एक्सेप्ट करता है कि इतना तो आपका बनता ही है, तो उस केस में उतना तो उसको प्रोविजनली पे करना ही पड़ेगा. उसके बाद जब सारी चीजें एग्जामिन होंगी तब डिसाइड होगा, देन इन दैट केस रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेड, right? So this is the right answer. Now guys, here you can read about the provision compensation to be paid when due. तो यहाँ पे आपको एक प्रोविजन भी मिल जाएगा कि जब यहाँ पर जितनी लाइबिलिटी वो एक्सेप्ट कर रहा है एम्प्लॉयर, एटलीस्ट प्रोविजनली उतना तो पे करना ही पड़ेगा, right? So this was the homework question. Now question number first of today's session, that is which of the following statement is are not correct regarding the Employees State Insurance Act 1948. ठीक है, इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है with respect to Employees State Insurance Act, guys? So your options are: it shall apply to all factories other than seasonal factories. It shall not apply to a factory under the control of the government whose employees are in receipt of inferior to the benefits provided under the act. A factory to which this act applies shall continue to be governed by this act or none of the above. So which of the following is correct? Right answer is option number B. ठीक है, option number B is the right answer. Here you can see it shall apply to all other than seasonal factories. ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है. It shall not apply to a factory under the control of the government whose employees are in receipt of superior. ठीक है, यहाँ पे हमने क्या यूज किया, inferior. तो गाइस इस तरीके से वर्ड प्ले भी हो जाता है, वो आपको ध्यान रखना है. इसीलिए बोल रहे हैं कि आपको कीवर्ड सारे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, राइट? सो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी. Question number 2 is when the contribution to be paid by employer to the corporation under the Employees State Insurance Act shall due. ठीक है, जो भी कंट्रीब्यूशन पे करना है एम्प्लॉयर द्वारा कॉर्पोरेशन को वो कब ड्यू हो जाएगा? फर्स्ट डे ऑफ द वेज पीरियड, लास्ट डे ऑफ द वेज पीरियड, 15th डे ऑफ द वेज पीरियड और नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. व्हाट इज द राइट आंसर गाइस? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लास्ट डे ऑफ द वेज पीरियड. ठीक है, जब भी वेज पीरियड का लास्ट डे रहेगा उसी दिन उसकी जो लायबिलिटी है एम्प्लॉयर की कॉर्पोरेशन को जो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होता है उसको पे करने की, वो बन जाएगी. तो वेज पीरियड क्या होता है गाइस, सपोज यहाँ पे अगर सैलरी आपको 30th, यहाँ पे अगर आपको 1 to 30th के मंथ में अगर आपकी सैलरी यहाँ पे 7th को आ रही है, 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ पे ये वेज पीरियड हो जाएगा 1 to 30 वाला, राइट? 1 to 30 वाला यहाँ पे वेज पीरियड हो जाएगा. तो इस वेज पीरियड के एंड में यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन जो भी करना है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन प्लस एम्प्लॉय का
का कंट्रीब्यूशन जो कि एम्प्लॉयर करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो यहाँ पे 30th को हो जाना चाहिए, दैट इज लास्ट डे ऑफ द वेज पीरियड। ठीक है, तो जितने भी पीरियड के लिए पे किया जाता है उसको हम बोलते हैं वेज पीरियड। तो उस वेज पीरियड का जो लास्ट डे रहेगा वहां पर जो कंट्रीब्यूशन वाला अमाउंट है वो एम्प्लॉयर पे करेगा उस दिन कॉर्पोरेशन मतलब यहाँ पे ESIC, दैट इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, राइट। I hope you are getting it. So here you can read the provision that we have discussed. ठीक है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की है, वो प्रोविजन यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं। Now guys, question number 3, which of the following benefits cannot be combined under the Employees State Insurance Act 1948? ठीक है, इनमें से ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन है जो कि यहाँ पे कंबाइन नहीं किया जा सकता अंडर द Employees State Insurance Act? Your options are sickness and maternity benefit, sickness and disablement benefit for temporary disablement, maternity and disablement benefit for temporary disablement, or all of the above. So the right answer is option number D, all of the above। ठीक है, सारे ही कॉम्बिनेशन नहीं अवेल किए जा सकते अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है और ये इसका प्रोविजन है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एन इंश्योर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू रिसीव फॉर द सेम पीरियड बोथ सिकनेस एंड मैटरनिटी बेनिफिट। ठीक है, उसी सेम पीरियड में सिकनेस और मैटरनिटी बेनिफिट एक साथ नहीं क्लेम किया जा सकता। बोथ सिकनेस एंड डिसेबलमेंट बेनिफिट फॉर टेम्पररी डिसेबलमेंट वो भी क्लेम नहीं किया जा सकता, एंड बोथ मैटरनिटी एंड डिसेबलमेंट बेनिफिट फॉर टेम्पररी डिसेबलमेंट वो भी एक साथ एक टाइम पीरियड में नहीं अवेल किया जा सकता, राइट, नहीं क्लेम किया जा सकता और नहीं अवेल किया जा सकता। सो दिस इज द राइट आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है गाइस फ्रॉम द एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। Question number 4 is, as per the Employees State Insurance Act 1948, what is the term of office of members of the corporation? Corporation मतलब यहाँ पे ESIC, that is Employee State Insurance Corporation। तो वहां पे जो members रहेंगे ESIC के, उनका term of office कितना रहेगा? Your options are 2 years, 3 years, 4 years और 5 years। The right answer is option number C, that is 4 years। ठीक है, so if you read the provision, so here you can see term of office of members of the corporation. The term of office of members of the corporation shall be 4 years commencing from the date on which their appointment or election is notified। ठीक है, तो 4 साल का टाइम पीरियड रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अक्सर APFC और EORA एग्जामिनेशन में। Question number 5, as per the Employees State Insurance Act 1948, a person who sustains temporary disablement for not less than how many days excluding the day of accident shall be entitled to periodical payment। ठीक है, तो यहाँ पे periodical payment के लिए इंटाइटल होने के लिए जो क्वेश्चन है वो है person who sustains temporary disablement for not less than, कितने दिन के लिए उसको एटलीस्ट टेम्पररी डिसेबलमेंट का होना चाहिए तभी वो पीरियोडिकल पेमेंट के लिए इंटाइटल होगा। दिस इज द क्वेश्चन। योर ऑप्शंस आर 5 days, 10 days, 7 days और 3 days। The right answer is option number D, that is for 3 days। ठीक है, तो अगर जो पर्सन किसी को टेम्पररी डिसेबलमेंट हो रहा है तो एटलीस्ट उसको 3 दिन का टेम्पररी डिसेबलमेंट होना चाहिए अगर उसे पीरियोडिकल पेमेंट के लिए इंटाइटल होना है तो, राइट। सो दिस इज द प्रोविजंस। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Here you can read disablement benefit की अगर हम बात करें तो subject to the provision of this act, a person who sustains temporary disablement for not less than 3 days excluding the day of the accident। ठीक है, यहाँ पे day of the accident उसको exclude करके एटलीस्ट 3 दिन के लिए उसको डिसेबल होना पड़ेगा in order to be entitled to periodical payment। ठीक है, periodical payment के लिए entitled होने के लिए। So this is the question number 5। Question number 6 is, as per the Employees State Insurance Act 1948, disablement questions shall be determined by which of the following authority? Your options are ESIC, Standing Committee, Medical Board और Appropriate Government। जो भी disablement questions रहेंगे उसको कौन डिसाइड करेगा? The right answer is option number C, that is Medical Board डिसाइड करेगा, right? So you can read the provision, determination of questions of disablement। So any question यहाँ पे whether the relevant accident has resulted in permanent disablement or whether the extent of loss of earning capacity can be assessed provisionally or finally, or whether the assessment of the proportion of the loss of earning capacity is provisional or final, or in case of provisional assessment as to the period for which such assessment shall hold good। तो ये सारे के सारे जो भी क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन कौन डिसाइड करेगा? shall be determined by medical board। ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूट किया गया था under the provisions of this act, and any such question shall be hereafter referred to as the disablement question। ठीक है, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन जो ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन है, इन सारे ही क्वेश्चंस को हम बोलेंगे disablement questions, राइट। और ये क्वेश्चन कौन डिसाइड करेगा? मेडिकल बोर्ड। So these provisions are very very important guys। Question number 7, who shall be the chairman of the Medical Benefit Council constituted as per the Employees State Insurance Act 1948। ठीक है, तो जो भी मेडिकल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है as per the Employees State Insurance Act, उसका चेयरमैन कौन होगा? Your options are the Medical Commissioner of the Corporation ex officio, right, the Director General Health Service ex officio, or the Director General ASIC ex officio, or Minister of Health and Family Welfare।
What is the right answer? The right answer is option number C. That is the Director General SEC ex officio, right? So this is the factual question which you need to mug up. कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी जो आपको याद रखने पड़ेंगे, उनका कोई लॉजिक नहीं होता गाइज, तो यही वो उस टाइप के क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट भी है और जिसमें आप बहुत ज्यादा लॉजिक लगा भी नहीं सकते हैं, राइट? सो हियर यू कैन रीड अबाउट द मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। यहाँ पे पूरा प्रोविजन मैंने ऐड कर दिया जो कि आप इजीली आराम से पढ़ सके और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी विच विल बी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द प्रोविजंस, राइट? Question number 8 is, as per the provisions of Employee State Insurance Act 1948, a member of Medical Benefit Council shall be ceased to be a member if he fails to attend how many meetings? 3 consecutive meetings, 4 consecutive meetings, 2 consecutive meetings or 6 consecutive meetings? ठीक है, the right answer is option number A, that is 3 consecutive meetings. अगर 3 consecutive meetings अगर यहाँ पे अटेंड करने से फेल हो जाते हैं या नहीं अटेंड कर पाते तो इस केस में क्या होगा, जो मेंबर होंगे मेडिकल बेनिफिट काउंसिल के वो मेंबर नहीं रहेंगे, राइट? तो 3 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग का गैप नहीं आना चाहिए, ठीक है? वहां पे अटेंडेंस एटलीस्ट होनी ही होनी चाहिए. सो ए इज द राइट आंसर and here you can read the provision under this act. Question number 9 is, all contribution paid under the Employees State Insurance Act 1948 shall be paid into which of the following fund? Your options are Employee State Insurance Fund, PM National Relief Fund, Investor Education and Protection Fund और Employee Provident Fund. ठीक है, तो जो भी सारे कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि पे किए जाने अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट वो कौन से फंड में पे किए जाएंगे? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस फंड. ठीक है गाइस, हियर यू कैन रीड द एक्सप्लेनेशन जहां पे लिखा हुआ है कि सारे के सारे कॉन्ट्रीब्यूशन जो इस एक्ट में पे किए जाएंगे दैट विल बी पेड इनटू एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट. Question number 10 guys, homework question you know very well. Homework question का rule, you have to comment in the comment box and you have to tell the right answer. और इसका जो right answer होगा that we will discuss in the next session, right? So the corporation shall have valuation of its assets and liabilities at what intervals as per the provisions of Employees State Insurance Act. ठीक है, तो जो भी SEC है हमारा Employees State Insurance Corporation, उसको अपने असेट्स की वैल्यूएशन करवानी पड़ेगी कितने ड्यूरेशन के बाद, कितने इंटरवल के बाद. दिस इज द क्वेश्चन. योर ऑप्शंस आर 2 इयर्स के बाद, 5 इयर्स के बाद, 3 इयर्स के बाद और 4 इयर्स के बाद, राइट? तो इसका राइट आंसर क्या है, ये आपको प्रोविजन पढ़ना है और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, राइट? और इसका जो भी राइट आंसर होगा दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन. So guys, this is all 10 questions with respect to this session. And guys, those who are looking for any course, जिनको कुछ कोर्स चाहिए, जो गाइडेंस चाहिए, जिन्हें लग रहा है कि सेल्फ प्रिपरेशन थोड़ा सा मुश्किल हो रही है ड्यू टू टाइम मैनेजमेंट और कोई भी इशू हो सकता है, तो गाइज वी हैव लॉन्च 3 डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ कोर्स. हियर यू कैन सी मास्टर पैक, टेस्ट सीरीज प्लस, टेस्ट सीरीज. इनके अपने ही सारे फीचर्स हैं. वो फीचर्स क्या है गाइज, वो आप रेफर कर सकते हैं, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वहां पे आपको सारे फीचर भी पता चल जाएंगे. वहां पे इनमें डिस्काउंट कितना है, इनकी कॉस्ट कितनी है, प्राइस कितना, सारा कुछ आपको डिटेल में आइडिया हो जाएगा, राइट? सो आपको लिंक रेफर करना है, वहां पे आपको सारा कुछ आइडिया हो जाना है गाइस. सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन गाइस. इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में. टिल देन गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग फ्रेंड्स.